बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने बोन डेवलपमेंट को स्टडी करना है। अच्छा, बोन डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि बोन का बनना, ये बोन डेवलपमेंट कहलाती है। और ये जो प्रोसेस है जिसमें बोन को डेवलप किया जा रहा होता है इसको ऑस्टियोजेनेसिस कहा जाता है। अगेन, ऑस्टियो का वर्ड हमेशा बोन से रिलेटेड होता है। जेनेसिस का मतलब यहाँ प्रोड्यूस करना या फॉर्म करना। द प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन को ऑस्टियोजेनेसिस कहा जाएगा। अच्छा, ये बोन का बनना है एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही शुरू हो जाता है। एम्ब्रियोनिक लाइफ क्या होती है कि जिस वक्त बच्चा माँ के पेट में बन रहा होता है तो वो बनने का जो प्रोसीजर है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज कहलाता है और उस लाइफ को एम्ब्रियोनिक लाइफ कहा जाता है। यानी जब बच्चा माँ के पेट में बन रहा होता है तो बोन डेवलपमेंट उसी वक्त शुरू हो जाती है और सारी ज़िंदगी जारी रहती है। लेकिन एक सवाल आता है कि जब बच्चे की सारी हड्डियाँ बन जाती हैं फिर सारी ज़िंदगी इस बोन डेवलपमेंट का हम क्या करते हैं। बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास बाज़ दफ़ा क्या होता है, हड्डी को ग्रो करवाना होता है। उसके लिए हड्डी, अब जैसे एक बच्चा छोटा होता है, जाहिर बात है उसकी हड्डियाँ भी तो छोटी होंगी ना, लेकिन जब उसने बड़ा होना है तो वो साथ उसकी हड्डियों ने भी बड़ा होना, तो इसके लिए भी हमें बोन डेवलपमेंट चाहिए। दूसरा, मेंटेनेंस, कि बोन को मेंटेन करने के लिए, उसको सही सलामत रखने के लिए भी बोन डेवलपमेंट चाहिए। और तीसरा, अगर खुदा न खास्ता किसी की हड्डी टूट जाए तो उस हड्डी को दोबारा मुरम्मत करने के लिए, दोबारा ठीक करने के लिए भी हमें बोन डेवलपमेंट चाहिए। तो इस वजह से ये जो प्रोसेस है बोन डेवलपमेंट का, जिसको ऑस्टियोजेनेसिस कहा जाता है, ये सारी ज़िंदगी जारी रहता है। अच्छा, उसके बाद पाथवे की बात करें, हमारे पास हड्डी के बनने की दो पाथवे हैं। दो तरीके से हमारी बॉडी में हड्डी बन रही होती है। पहली हड्डी है फ्रॉम कार्टिलेज। आमतौर पे जिस वक्त बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसमें जो शुरू में स्केलेटन बनता है उसमें मेजॉरिटी ऑफ जो बोन्स हैं वो कार्टिलेज की शक्ल में होती है। और ख़ास तौर पे वो हड्डी जो लंबी हड्डी है वो तो शुरू में बनती ही कार्टिलेज की शक्ल में। जैसे मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास एक हड्डी है तो शुरू में जब ये बनेगी ये कार्टिलेज की शक्ल में बनेगी। फिर इस कार्टिलेज को बोन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब कार्टिलेज क्या है, इसके बारे में अगले हमारे दो तीन लेक्चर कार्टिलेज के बारे में ही हैं। तो पहला काम इस कार्टिलेज को बोन में कन्वर्ट करना, ये ऑसिफिकेशन कहलाता है। तो ऑसिफिकेशन की डेफिनेशन क्या है, कार्टिलेज इज रिप्लेस्ड बाय बोन। तो वो प्रोसेस जिसमें कार्टिलेज को बोन रिप्लेस कर देगी वो ऑसिफिकेशन कहलाता है। और ये कैसे होता है, वैसे तो उसका पूरा प्रोसीजर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें मेन जो आप कह सकते हैं चीज़ है, जो कार्टिलेज उसमें मिनरल्स कम होते हैं लेकिन बोन्स के अंदर मिनरल्स की तादाद, कैल्शियम फॉस्फेट की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। इसी वजह से जो कार्टिलेज है वो बड़ी सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होती है। लेकिन जो बोन है वो आप कह सकते हैं हार्ड स्ट्रक्चर है। ये प्रोसेस, क्योंकि हमने कहा ना कि दो प्राइमरी पाथवे हैं जिनके ज़रिए से हड्डी बन रही होती है, तो ये वाला जो ऑसिफिकेशन का प्रोसेस ये कहाँ होता है, ख़ासतौर पर जो लॉन्ग बोन्स है, जैसे फीमर, ये हमारी जो टांग के ऊपर वाले हिस्से की हड्डी है जो घुटनों से ऊपर है, नी से ऊपर है, ये हड्डी फीमर कहलाती है जो हिप बोन के साथ कनेक्टेड है। अच्छा, जो ह्यूमरस है, ये वाली जो हड्डी है ये ह्यूमरस कहलाती है। यहाँ एक हड्डी ह्यूमरस कहलाती है और ये हमारी बॉडी की लॉन्ग बोन्स हैं। क्लियर? तो इन हड्डियों में पहले कार्टिलेज बनती है, बाद में फिर उनसे बोन डेवलप होती है। अब सवाल यह कि कार्टिलेज बोन में कन्वर्ट कैसे होगी। जैसे मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास आप यही लगा लें कि ये एक कार्टिलेज की बनी हुई स्ट्रक्चर है, इसको हमने बोन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले क्या होगा कि कार्टिलेज का जो दरमियानी हिस्सा है उसमें हार्डनेस आना शुरू हो जाएगी, कि यहाँ मिनरल डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे और मिनरल ज़्यादातर होता है कैल्शियम फॉस्फेट वगैरह। ठीक है, इस प्रोसेस को जिसमें मिनरल कैल्शियम फॉस्फेट हड्डी में, कार्टिलेज में जमा होना शुरू हो गया है, इसको कैल्सिफिकेशन कहा जाता है। अब ये जो कैल्सिफिकेशन है ये इस कार्टिलेज के इस जगह को हार्ड करना शुरू कर देती है। सबसे पहले क्या होगा, जो सेंटर ऑफ कार्टिलेज है, कार्टिलेज का जो सेंटर है, बिगिन टू हार्डन, वो हार्ड होना शुरू हो जाता है और हार्ड होने को हम क्या कहते हैं, कैल्सिफिकेशन। क्लियर? फिर क्या होगा कि कार्टिलेज के अंदर जो सेल होते हैं उनको कॉन्ड्रोसाइट कहा जाता है। जिस तरह बोन के सेल हमने पढ़े थे ना, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट, तो इसी तरह कार्टिलेज के जो सेल होते हैं वो कॉन्ड्रोसाइट कहलाते हैं। ये मरना शुरू हो जाते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि यहाँ से मरना शुरू हो गई, यहाँ 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 मुख्तलिफ जगहों से मरना शुरू हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता तो वैसे सारे मर जाएंगे, तो जिस जगह से सेल मरना शुरू हो जाएंगे उस जगह खाली स्पेसेस बनना शुरू हो जाएंगे। जाहिर बात है यहाँ सेल था, यहाँ मर गया, अब ये खाली जगह रह गई है,
कॉन्ड्रोसाइट डाई इन दिस एरिया लिविंग बिहाइंड द कैविटीज। तो कैविटीज बनना शुरू हो जाती हैं, फिर उन कैविटीज के अंदर ब्लड वेसल पेनिट्रेट करती हैं। आमतौर पे कार्टिलेज में ब्लड वेसल्स नहीं होती, अब यहाँ ब्लड वेसल्स आना शुरू हो जाएंगी, ब्लड वेसल्स आना शुरू हो जाएंगी, और थोड़ी देर बाद इस स्ट्रक्चर के अंदर ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट आना शुरू हो जाते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट ये बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं, इन्होंने हड्डी को बनाना है, ठीक है। तो बोन फॉर्मिंग से क्या मुराद अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट ये बोन डिसॉल्विंग सेल्स हैं। क्लियर। अच्छा, यहाँ अगर आप देखें ऑस्टियोब्लास्ट की बात हुई, ऑस्टियोक्लास्ट, एक और टाइप थी ऑस्टियोसाइट, वो यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि ये दो कैटेगरी के सेल आते हैं। ऑस्टियोसाइट कब आते हैं, क्योंकि हमने डिस्कस किया था ये जो ऑस्टियोब्लास्ट है यही बाद में मेच्योर होके ऑस्टियोसाइट में कन्वर्ट होते हैं। क्लियर। तो इस वजह से यही सेल बाद में ऑस्टियोसाइट बनाएंगे। अब जिस वक्त ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट यहाँ आना शुरू हो जाते हैं, फिर अगला स्टेप है बोन फॉर्मेशन। अब बोन फॉर्मेशन में क्या होता है कि सबसे पहले जो ऑस्टियोब्लास्ट है ये हड्डी को या बोन को बिल्ड करना शुरू कर देंगे, ठीक है, और रिप्लेसिंग द कार्टिलेज, और कार्टिलेज को रिप्लेस करना शुरू कर देंगे, रिप्लेसिंग द कार्टिलेज, कार्टिलेज को रिप्लेस करना शुरू कर देंगे। अच्छा, ऑस्टियोब्लास्ट क्या करते हैं कि अपने इर्द गिर्द आमतौर पे सॉफ्ट मटेरियल ऑफ जो बोन है वो सिक्रीट करते हैं, जिसको हमने ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द बोन भी कहा था। इस वजह से शुरू में जब हड्डी बन रही होती है वो बहुत ही सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होती है, क्योंकि इसमें हार्ड मिनरल्स वगैरह नहीं होते, और इसमें कोलेजन फाइबर होता है, इसी तरह कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स इसके अंदर मौजूद होती हैं। तो ये सॉफ्ट जो मटेरियल जो ऑस्टियोब्लास्ट सिक्रीट करेंगे ये हड्डी की बुनियाद रखता है, हड्डी की बेस बनाते हैं। क्लियर। फिर क्या होगा कि जो ऑस्टियोक्लास्ट हैं इसी वक्त में जब ये हड्डी बना रहे होंगे, इसी वक्त में ये बोन रिजॉर्बिंग सेल्स होते हैं। बोन रिजॉर्प्शन का मतलब हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। बोन रिजॉर्प्शन उस प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें हड्डी को तोड़ा जाता है, उससे मिनरल्स निकाले जाते हैं, कैल्शियम निकाला जाता है, फॉस्फेट निकाला जाता है। और मैंने ये भी बताया था कि ये जो ऑस्टियोक्लास्ट है ये हमारी हड्डी को ठीक रखने में हेल्प करते हैं। जैसे मैंने मिसाल दी थी, जैसे आप लोग पेपर में इंक रिमूवर इस्तेमाल करते हो, तो इंक रिमूवर का मतलब ये नहीं कि वो आपकी सही चीज़ को भी मिटाएगा। इंक रिमूवर का मतलब ये है जहाँ गलती हो गई उस चीज़ को अरेज किया जाएगा, ठीक है। और ख़ास तौर पे ये बोन डेवलपमेंट में बड़ा रोल प्ले करते हैं। कैसे? जो कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर बना है, जो कार्टिलेज दरमियान से सख्त होना शुरू हुई है, अब इस कैल्सिफाइड पोर्शन को ये ख़त्म करना शुरू करेंगे। अच्छा, जब कैल्सिफाइड पोर्शन को ख़त्म करेंगे तो यहाँ और जगह मिलेगी और ज़्यादा बोन का जो मटेरियल है वो बनना शुरू हो जाएगा। तो ऑस्टियोक्लास्ट क्या करते हैं, ब्रेक डाउन द कैल्सिफाइड कार्टिलेज, ये कैल्सिफाइड कार्टिलेज को तोड़ते हैं, मेकिंग रूम और जगह प्रोवाइड करते हैं फॉर बोन फॉर्मेशन। अब हमारे पास जब ऑस्टियोब्लास्ट अपने इर्द गिर्द सॉफ्ट मटेरियल को सिक्रीट कर लेंगे, अब वो इसी मटेरियल में क्या हो जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे। अब इस मटेरियल ने हार्ड होना है, क्योंकि बोन हार्ड स्ट्रक्चर है, उसने हमारी बॉडी को सपोर्ट देना है। तो अगला प्रोसेस जब हड्डी बन जाएगी तो उस बोन ने मैच्योर होना है। मैच्योर से क्या मुराद है, तो बोन मैच्योरेशन का मतलब ये है कि जब बोन मैच्योर होती है तो ऑस्टियोब्लास्ट जिन्होंने सबसे पहले इनिशियल मटेरियल सिक्रीट किया है वो इस इनिशियल मटेरियल में ट्रैप हो जाते हैं। क्लियर। और फिर बाद में ऑस्टियोसाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ऑस्टियोसाइट के बारे में क्या याद रखेंगे कि ये बोन मैच्योरिंग सेल्स हैं। अच्छा, बोन मैच्योरेशन सेल्स ने क्या करना है कि हड्डी के स्ट्रक्चर को एक तो मेंटेन रखना है कि यह ख़राब ना हो, दूसरा इसने क्या करना है, हड्डी को मजबूत करना है। तो यहाँ कैल्शियम फॉस्फेट के क्रिस्टल जो हैं वो जमा होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से हड्डी जो है वो हार्ड होना शुरू हो जाएगी। क्लियर। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जब हड्डी बोन कार्टिलेज को रिप्लेस कर देती है तो रिप्लेसमेंट सारी हो जाती है तकरीबन ऑलमोस्ट, लेकिन जो एंड है वहां कार्टिलेज रिप्लेस नहीं होती। अब
कॉर्टिलेज रिप्लेस क्यों नहीं होती? क्योंकि जो आमतौर पे जो लॉन्ग बोन्स है उनके जो एंड है वो अगली बोन के साथ जॉइंट बना रहे होते हैं। अगली जो बोन है उसके साथ क्या बना रहे होते हैं? जॉइंट। और जॉइंट ने मूवमेंट करवानी है, क्योंकि हमारी जितनी भी बॉडी में मूवमेंट है वो जॉइंट्स की वजह से होती है। और जॉइंट पे फ्लेक्सिबल चीज़ होनी चाहिए। हड्डी एक हार्ड स्ट्रक्चर है, तो जॉइंट वाली जगह पे अगर हड्डी होती तो मूवमेंट में थोड़ी सी मुश्किलात आती। तो ये जो फ्लेक्सिबल कॉर्टिलेज है ये आमतौर पे इस हड्डी वाले जॉइंट में मूवमेंट करवाने में हेल्प करेगी, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है। अच्छा, ये जो जॉइंट होता है इसके लिए बाद अब हम आर्टिकुलेट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो आर्टिकुलेट का वर्ड जब भी आएगा तो इसका मतलब होगा टू फॉर्म जॉइंट, ये किसी जगह जॉइंट बना हुआ है। तो चूंकि ये बोन की जो सरफेस है जो जॉइंट वाली जगह पे वहाँ ये कॉर्टिलेज होती है, इस वजह से इस कॉर्टिलेज को आर्टिक्यूलर कॉर्टिलेज कहा जाता है। यानी इन शॉर्ट पूरी की पूरी आप कह सकते हैं प्रोसेस चलता रहता है कॉर्टिलेज में, और पूरी की पूरी कॉर्टिलेज वो बोन में कन्वर्ट हो जाती है, सिवाय जो वो जगह जो एंड्स ऑफ द बोन कहलाती है और जो आर्टिकुलर सरफेस बनाती है बोन की, उसके ऊपर वाला जो कॉर्टिलेज का पोर्शन है वो रिमेन रहता है। और इसका फ़ायदा क्या है कि जॉइंट की वजह से जो मूवमेंट होनी है, फ्लेक्सिबिलिटी चूँकि कॉर्टिलेज में होती है, तो वो मूवमेंट हमारे लिए आसान हो जाएगी। तो यही बात लिखी गई है, द प्रोसेस इज कंटिन्यूस। ये जो प्रोसेस है जो सारा हम डिस्कस कर रहे हैं ये जारी रहता है कब तक? अनटिल ऑल कॉर्टिलेज इज चेंज इनटू बोन, जब तक मुकम्मल कॉर्टिलेज बोन में कन्वर्ट नहीं हो जाती है। सिवाय उसने कहा कि सारी कॉर्टिलेज बोन में कन्वर्ट होगी किस पार्ट के? सम कॉर्टिलेज दैट रिमेन एट आर्टिकुलर सरफेस ऑफ जॉइंट, के जो बोन जॉइंट वाला हिस्सा होता है तो वहाँ जो सरफेस मौजूद होती है हड्डी की, उस जॉइंट वाले हिस्से को आर्टिकुलेशन कहते हैं, और वो जो कार्टिलेज है वो आर्टिकुलर कार्टिलेज कहलाती है। तो ये आर्टिकुलर कार्टिलेज सिर्फ रिटेन करती है, रिमेन रहती है, बाकी सारी जो कार्टिलेज है वो बोन में कन्वर्ट हो जाती है। तो पहला प्रोसेस है कि कार्टिलेज से बोन का बनना। लेकिन कुछ छोटी छोटी हड्डियाँ ऐसे भी हैं, जैसे स्कल की हैं, हमारी कुछ फेशियल्स की हैं, या आप कह सकते हैं ये जो क्लेविकल बोन्स है ये कार्टिलेज के बगैर ही डायरेक्टली डेवलप होती है। ये कैसे डेवलप होती है कि सम बोन डेवलप डायरेक्टली, जैसे बोन ऑफ स्कल विदाउट फॉर्मिंग कॉर्टिलेज, ये कॉर्टिलेज नहीं बनाती, बल्कि ये कैसे डेवलप होती है, इसका प्रोसेस क्या है? तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि ड्यूरिंग दिस ऑस्टियोसाइट आर स्केटर्ड इनिशियली थ्रू आउट द एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू। अगेन एम्ब्रियोनिक लाइफ वो लाइफ होती है जब किसी बच्चे ने बनना होता है माँ के पेट के अंदर। उसमें एक टाइप होती है जिसको हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू, प्रिमिटिव कनेक्टिव टिश्यू, और इनका नाम आपकी बुक में तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये मेसेनकाइमल सेल्स से मिलके बने होते हैं। अच्छा, मेसेनकाइमल सेल ऐसे सेल होते हैं जो मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर बनाने की सलाहियत रखते हैं। जैसे हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था आखिरी आर्टिकल स्टेम सेल्स, तो हमने कहा था जो स्टेम सेल्स होते हैं वो मुख्तलिफ किस्म के सेल बना सकते हैं। तो इसी तरह ये जो मेसेनकाइमल सेल्स हैं ये भी मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जैसे ये ऑस्टियोब्लास्ट बना सकते हैं जिसने हड्डी बनानी है, ये कॉन्ड्रोब्लास्ट बना सकते हैं जिन्होंने कॉर्टिलेज बनानी होती है, ये फाइब्रोब्लास्ट बना सकते हैं जिन्होंने कनेक्टिव टिश्यू की मुख्तलिफ टाइप्स बनानी होती है। इसी तरह ये फैट सेल्स मुख्तलिफ किस्म के ये आप कह सकते हैं सेल बना सकते हैं। तो आप ये ध्यान में रखेंगे कि ये मेसेनकाइमल सेल का एक ग्रुप है। इसमें से कुछ सेल ऐसे हैं जो ऑस्टियोब्लास्ट में कन्वर्ट हो गए, इन्होंने इस जगह आप ये समझ लें कि मटेरियल एक्सक्रीट करके बोन की बुनियाद रख दी। क्लियर? बाद में ये वाला जो हमारे पास सेल्स हैं ये हार्ड होना ऑस्टियोसाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे, और शुरू में ये ऑस्टियोसाइट अलग-अलग होते हैं। ठीक है? अच्छा, विद द पैसेज ऑफ टाइम दरमियान में जो ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट की अमाउंट बढ़ रही होती है। ठीक है? और उसके बाद क्या होता है कि ये जो दरमियान में मटेरियल सिक्रेट किया है ये हार्ड होना शुरू हो जाते हैं। क्या होना शुरू हो जाते हैं? हार्ड, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये सारे के सारे सेल आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, और कनेक्ट होने के बाद एक हार्ड सा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको बोन प्लेट कहते हैं, और इसी तरह बोन की छोटी छोटी प्लेट्स मिलके पूरी हड्डी बना देंगी। तो ड्यूरिंग दिस ऑस्टियोसाइट आर स्केटर्ड इनिशियली, कि हमारे पास जो ऑस्टियोसाइट हैं वो अलग-अलग होते हैं थ्रू एम्ब्रियोनिक लाइफ, और ये कनेक्टिव टिश्यू में शुरू में अलग होते हैं। सून दीज ऑस्टियोसाइट फ्यूज, लेकिन थोड़ी देर बाद ये जो ऑस्टियोसाइट है ये फ्यूज होके टू फॉर्म प्लेट्स ऑफ द फ्लैट बोन्स। तो फ्लैट बोन आमतौर पे छोटी बोन जो होती हैं उनकी सरफेस चूँकि फ्लैट होती है उनको फ्लैट बोन्स कहा जाता है। क्लियर? जैसे हमारी रिब्स हैं, हमारी जो स्कल के पार्ट्स हैं ये फ्लैट बोन्स कहलाते हैं।
तो ये वाले जो ऑस्टियोसाइट है ये फ्यूज होके फ्लैट बोन्स के प्लेट्स बनाते, बाद में वो जो प्लेट्स है आपस में कनेक्ट होके मुकम्मल तौर पे बोन बना देते। तो यहाँ कार्टिलेज नहीं बनी, तो इस वजह से हमारे पास दो पाथवे हो गए, एक फ्रॉम कार्टिलेज और एक डायरेक्ट बोन फॉर्मेशन। ठीक है, तो आप लोगों ने इस आर्टिकल को अच्छी तरह तैयार करना है, बड़ा अहम आर्टिकल है, ख़ासतौर पर लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।